नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल, व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। फरीदाबाद के सूरजकुंड में सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी तमाम बातों पर विस्तार से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पुलिस सुधार, आंतरिक सुरक्षा और आधुनिक चुनौतियों के विषय पर अपने विचार और सुझाव साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन ये राष्ट्र की एकता और अखंडता से भी जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विरोधी ताकतें सक्रिय हैं और हर प्रकार का हथकंडा अपना रही हैं। ऐसे में सामान्य नागरिक को सुरक्षा देने के लिए हमें नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ कठोर बर्ताव की नीति पर कड़ाई से चलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी नक्सलियों से सावधान रहने का भी आग्रह किया और कहा कि बंदूक के साथ साथ हमें कलम वाले नक्सलियों से भी सावधान रहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से विशेष आग्रह किया कि आज के समय में फेक न्यूज पर ध्यान केंद्रित करना बेहद जरूरी है। तकनीक के इस दौर में लोगों को जागरूक करना होगा कि वे कैसे किसी संदेश को सत्यापित कर सकें। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने दिए गए भाषण के दौरान 5 संकल्पों को दोहराया। प्रधानमंत्री ने देश को और सभी राज्यों की पुलिस को समान पहचान देने के लिए एक देश एक पुलिस यूनिफॉर्म लागू करने की भी सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरजकुंड में गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर सहकारी संघवाद का एक बेहतर उदाहरण है। ये चिंतन शिविर गुरुवार को हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू हुआ था। शिविर में विभिन्न राज्यों ने हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से शुक्रवार को मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में आतंकवाद निरोधी समिति की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भारत ने आतंकवाद पर करारा प्रहार कर आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने पर जोर दिया। उद्घाटन भाषण में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। यह अफसोस की बात है कि जब आतंकवादियों को प्रतिबंधित करने की बात आती है तो सुरक्षा परिषद राजनीतिक कारणों से कार्रवाई करने में असमर्थ रहता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करने का एक प्रमुख पहलू आतंकवाद के फाइनेंसिंग को प्रभावी ढंग से रोकना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया के कई क्षेत्रों को त्रस्त कर दिया है। भारत दूसरों की तुलना में इससे अधिक समझता है। बैठक के दौरान ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली ने कहा कि ब्रिटेन किसी भी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करता है और आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए भारत व अपने अंतर्राष्ट्रीय मित्रों के साथ काम करने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री ने इस बात का आह्वान किया कि हमें मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश देना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्य देश आतंकवादियों को जवाबदेह ठहराने में कभी हार नहीं मानेंगे। 26/11 हमले का केंद्र रहे मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में इस बैठक का आयोजन सांकेतिक रूप से महत्वपूर्ण है। समिति के सदस्यों ने 26/11 हमले को याद करते हुए यहां मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया और उसे दोषी ठहराया गया, लेकिन यह काम अभी भी अधूरा है। 26/11 के हमलों के प्रमुख साजिशकर्ता और योजनाकार अभी भी सुरक्षित है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि मुंबई 26/11 के हमले को याद करते हुए हमें आतंकवाद के अपराधियों को जवाबदेह ठहराने और भविष्य के हमलों को टालने के लिए कदम उठाने पर गौर करना जरूरी है। 2001 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की स्थापना के बाद से भारत में समिति की यह पहली बैठक है। भारत संयुक्त राष्ट्र में साल 2022 के लिए आतंकवाद निरोधी समिति का स्थायी प्रतिनिधि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के हजीरा में 60,000 करोड़ रुपए की लागत से आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील प्लांट के विस्तार की परियोजना का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस स्टील प्लांट के विस्तार से न केवल इन्वेस्टमेंट आएगा बल्कि भविष्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब दुनिया हमारी तरफ बहुत उम्मीद से देख रही है और भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार इस सेक्टर के विकास के लिए आवश्यक पॉलिसी एनवायरनमेंट बनाने में जुटी हुई है। पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 8 साल में सरकार ने स्टील सेक्टर में काफी काम किया है, जिसके चलते स्टील सेक्टर मजबूत हुआ है।
पीएम ने कहा कि यह सेक्टर अगर और मजबूत होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब स्टील क्षेत्र मजबूत होगा तो बाकी के सेक्टर को भी इससे मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई औद्योगिक नीति गुजरात को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की पीएलआई स्कीम से आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह के श्योक सेतु सहित 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कुल 2180 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं। इनमें 45 पुल, 27 सड़कें, 2 हेलीपैड और 1 कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट शामिल है। परियोजनाओं में से 20 जम्मू कश्मीर में, 18 लद्दाख में और 18 ही अरुणाचल प्रदेश में हैं। वहीं 5 उत्तराखंड और 14 अन्य सीमावर्ती राज्यों सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये परियोजनाएं भारत की रक्षा तैयारियों को बढ़ावा देंगी और सीमावर्ती क्षेत्रों के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश एक नई ऊर्जा, नई सोच और नए उत्साह के साथ नई यात्रा शुरू कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि भारत हर दिन नई उपलब्धियों का रिकॉर्ड बनाते हुए दुनिया में एक नया स्थान प्राप्त कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अन्य कार्यक्रम में एक कॉम्प्लेक्स की नींव भी रखी। साथ ही डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई नई बेली तकनीक का प्रदर्शन का भी निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने नई बंकर तकनीक का भी निरीक्षण किया। मौसम सर्द होने के साथ ही राजधानी दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण बढ़ने लगा है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब स्थिति में है। साथ ही यमुना में भी प्रदूषित पानी की वजह से बड़ी तादाद में जहरीला झाग पैदा हो गया है। लोक आस्था का महापर्व छठ शुक्रवार से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। नहाय खाए के अवसर पर दिल्ली वासियों को जहरीली झाग वाली यमुना नदी में स्नान करना पड़ा, जिससे श्रद्धालुओं में काफी रोष रहा। जहरीले झाग को हटाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की एक टीम ने रसायन का छिड़काव किया। भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने यमुना की सफाई के लिए रसायन का इस्तेमाल करने पर जल बोर्ड के अधिकारियों को फटकार लगाई। नगर निगम ने नई लैंडफिल साइट्स खोलने को लेकर भ्रामक प्रचार कर रहे एक ऑटो के खिलाफ आरके पुरम थाने में शिकायत दर्ज कराई। एमसीडी ने स्पष्ट किया कि कोई नई लैंडफिल हम नहीं बना रहे हैं, बल्कि अभी तक 77 लाख मीट्रिक टन कूड़ा खत्म कर दिया गया है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी में तनातनी चल रही है। दिल्ली में रोजाना 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। एमसीडी का कहना है कि इसमें से 75% कूड़े का निस्तारण प्रतिदिन किया जा रहा है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से चौंकाने वाली खबर आई है। यहाँ स्टाम्प पेपर पर लड़कियों की नीलामी करने का मामला सामने आया है। लोन के भुगतान के एवज में वहां लड़कियों की स्टाम्प पेपर पर नीलामी की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भीलवाड़ा में लड़कियों के बेचने के आरोपों की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है। एनसीडब्ल्यू ने आरोपों की जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम गठित की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने राजस्थान के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। रेखा शर्मा ने मुख्य सचिव को उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी भी उपलब्ध कराने को कहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने बयान में कहा, महिला आयोग ने रिपोर्ट किए गए अपराधों को बेहद भयावह और दर्दनाक बताया है और कहा कि इस मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। कथित तौर पर लड़कियों की नीलामी पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मीडिया में खबर आई है, हमने टीम लगा दी है। वास्तव में क्या स्थिति है ये पता लगाया जा रहा है। अगर कोई घटना हुई है तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे। भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने गहलोत सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार में बाजार में लड़कियों को बेचा जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है। राजस्थान में 14 बच्चे प्रतिदिन लापता हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक महीने में 400 लड़कियां लापता हो जाती हैं। दुष्कर्म में राजस्थान का नंबर सबसे ऊपर हो गया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने गहलोत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एनएचआरसी को जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार राजस्थान में महिलाओं की नीलामी हो रही है। हम इसकी निंदा करते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। राजस्थान सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। राजस्थान में महिलाओं पर, दलितों पर अत्याचार होते हैं। हाल के सालों में दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है और दुनिया के तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। इसी कड़ी में ताज़ा नाम है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का।
पुतिन ने गुरुवार को भारत की तारीफ में एक से एक बड़े कसीदे पढ़े। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि मुझे विश्वास है कि भारत का भविष्य बहुत अच्छा है और वैश्विक मामलों में इसकी भूमिका बढ़ती जा रही है। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति ने एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के उन लोगों में से एक हैं जो अपने देश के हित में स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने में सक्षम हैं, चाहे कोई कितना भी सीमित करने का प्रयास करे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा कि इस बात पर गर्व किया जा सकता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने ब्रिटिश उपनिवेश से लेकर आधुनिक राज्य तक अपने विकास में जबरदस्त प्रगति की है। लगभग 1.5 अरब लोगों के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ना प्रशंसनीय है। इंडोनेशिया में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की दूसरी बैठक में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की कार्रवाई की घोषणा वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बेंचमार्क स्थापित करने में मदद करेगी और बेहतर मार्ग प्रशस्त करेगी। नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड के दौरान काफी कुछ सीखने को मिला और टेली मेडिसिन सुविधा के जरिए घर बैठे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई गई। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश में 5G सुविधा होने से हेल्थ सेक्टर में व्यापक बदलाव आएगा। 2028 तक सभी हेल्थ सुविधा को डिजिटल करने के साथ ही सम्मेलन में व्यापक विचार विमर्श किया। केरल के पलक्कड़ जिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी PFI के पूर्व राज्य सचिव CA राउफ को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। केंद्र सरकार द्वारा PFI पर प्रतिबंध लगाने के बाद से वो फरार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रख्यात कलाकार अकबर साहब की कलाकृतियों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। ये प्रदर्शनी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में अगले महीने की 3 तारीख तक चलेगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि पेंटिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के उतार चढ़ाव को दिखाया गया है। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 में बताया कि 2011 की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग गाइडलाइंस में बदलाव किया गया है, जिससे भारत को एक आकर्षक अपलिंकिंग हब के तौर पर स्थापित किया जा सके। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज। तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना यार। बट सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ, मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल गया क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी EMI भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। सर उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। शॉर्ट भी सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें तेज अंदाज में। ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से एम्स नई दिल्ली में साइकिल रैली निकाली गई। रोटरी क्लब के सहयोग से आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में कैंसर सर्वाइवर भी मौजूद रहे। इस मौके पर एम्स के सर्जरी विभाग के डॉक्टर पीयूष रंजन ने कहा कि अगर समय पर ब्रेस्ट कैंसर की जांच हो जाए तो इलाज संभव है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। महेंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर 2012 में वाइट से चुनाव जीते थे। 2017 में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज उपचुनाव के पहले ओडिशा के धामनगर विधानसभा क्षेत्र में अपने 2 दिवसीय पदयात्रा पर निकले। उन्होंने पार्टी प्रत्याशी सूर्यवंशी सूरज के लिए निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर प्रचार किया। कोयंबटूर में पिछले दिनों कार में हुए सिलेंडर ब्लास्ट के मामले में जेमशा मोबिन के घर पर तलाशी ली गई, जिसमें आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई, जिसके आधार पर मामले
जिसकी जांच कर एनआईए ने केस दर्ज कर लिया है। जम्मू कश्मीर में साजिश की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। जम्मू में रेलवे परिसर में नाले के पास एक संदिग्ध बैग मिला है जिसमें 18 डिटोनेटर और कुछ तार शामिल हैं। इसके साथ ही इसमें संदिग्ध पाउडर भी बरामद किया गया। दिल्ली की एलजी वीके सक्सेना ने रविवार 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी में छठ पूजा को ड्राई डे के रूप में घोषित किया है। गुजरात दौरे से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया है। 30 आईएएस अफसरों को ट्रांसफर कर दिया गया है जबकि 6 अफसरों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने केरल में एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय दल नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ये दल इन्फ्लुएंजा की विस्तार से जांच करेगा और अपनी सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट देगा। पिछले एक महीने से वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के तहत चिराल और आसपास के इलाकों में स्थानीय निवासियों में दहशत पैदा करने वाले एक बाघ को आज वन विभाग के अधिकारियों ने जाल बिछाकर पकड़ लिया। बाघ ने पिछले एक महीने में 13 गायों को मार डाला था। सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर से पीड़ित एक आरोपी की जमानत रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका दायर करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की खिंचाई करते हुए कहा कि उसे स्टेशनरी, कानूनी शुल्क और अदालत का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाजार में सेंसेक्स आज 203 अंकों की बढ़त के साथ 59,960 के अंक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 अंकों की बढ़त के साथ 17,787 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में मारुति सुजुकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, टाइटन और कोटक महिंद्रा बैंक प्रमुख रूप से लाभ में रहे। दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 105 रुपए की गिरावट के साथ 50,889 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत 21 रुपए की तेजी के साथ 58,336 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बृहस्पतिवार को अमेरिकी मुद्रा की तुलना में रुपया 15 पैसे की गिरावट के साथ 82 रुपए 48 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव 1.04% की गिरावट के साथ 95.95 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया। WTI क्रूड का भाव 1.09% की गिरावट के साथ 88.11 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के अधिग्रहण के बाद एलन मस्क अब सोशल मीडिया कंपनी के नए सीईओ होंगे। एलन मस्क पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल की जगह लेंगे। अधिग्रहण के बाद कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग अग्रवाल के साथ कई शीर्ष अधिकारियों को हटा दिया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष विवेक जौहरी ने कहा कि CBIC का लक्ष्य देश को करदाताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराना है। विवेक जौहरी ने कहा कि देश में चल रहे स्वच्छता अभियान के तहत ऑनलाइन काम को बढ़ावा देना है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ लाहौर के लिबर्टी चौक से इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च शुरू किया है। इमरान ने इसे हकीकी आजादी मार्च का नाम दिया है। लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की और ISI को खुले तौर पर चेतावनी दी। कहा कि लॉन्ग मार्च निकालकर कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं। इमरान खान ने सेना प्रमुख बाजवा को मीर जाफर और गद्दार बताकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो नवाज शरीफ की तरह देश छोड़कर भागने वालों में नहीं है। फिलीपींस में तूफान के कारण आए बाढ़ और भूस्खलन में 31 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग लापता हो गए। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मिंडानाओ में आंतरिक मंत्री नगुई सिनारिम्बो ने कहा कि बाढ़ और भूस्खलन के कारण मुंडानाइडो प्रांत में कई इलाके प्रभावित हुए हैं। लापता लोगों के लिए बचाव अभियान जारी है। मनीला के मौसम विभाग ने कहा कि तूफान बारिश चक्रवाती तूफान नाल्गी के कारण है। तूफान उत्तरी फिलीपींस की ओर बढ़ रहा और शनिवार या रविवार की इसे तट से टकराने की आशंका है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बिजली संकट को देखते हुए राजधानी कीव में लोगों ने बत्तियां बुझाकर बिजली बचत का संदेश दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अंधेरे में खड़े होकर कड़े शब्दों में संदेश दिया कि हम अंधेरे से नहीं डरते। जेलेंस्की ने कहा कि हमारे लिए सबसे अंधकारमय समय प्रकाश के बिना नहीं है बल्कि बिना इच्छा का समय है। हमारी सेना मजबूत है, स्वयंसेवक अथक हैं, भागीदार विश्वसनीय हैं और लोग अदम्य हैं। यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई में रूसी सेना द्वारा कथित तौर पर प्रयोग किए जा रहे 300 से अधिक ईरानी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है।
रूस की धमकी के बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनके देश ने यूक्रेन को कोई भी घातक हथियार नहीं दिया है। डर्टी बम के प्रयोग की आशंका को लेकर संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पुष्टि की है कि उसकी टीम जांच के लिए रवाना की जाएगी। टीम यूक्रेन में रूस के इस आरोप को लेकर पड़ताल करेगी। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में डोनेट्स्क के एक कस्बे का एक रेलवे स्टेशन और तेल डिपो नष्ट हो गया है। रूस समर्थक अलगाववादियों ने यूक्रेनी सेना पर इस हमले का आरोप लगाया है। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को समुद्र की ओर 2 छोटी दूरी की मिसाइलें दागी। उत्तर कोरिया ने हाल के हफ्तों में कई मिसाइलों और हथियारों का परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया ने इन परीक्षणों की कड़ी निंदा की है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि इससे क्षेत्रीय शांति प्रभावित होगी। T20 विश्व कप में आज मेलबर्न में अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच खेले जाने वाला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। मैच रद्द होने की वजह से दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले। T20 विश्व कप में आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाला मुकाबला भी बारिश की वजह से रद्द हो गया। मैच रद्द होने के बाद दोनों टीमों को बराबर 1-1 अंक दिए गए। आज होने वाले दोनों मैच रद्द होने के बाद ग्रुप ए में न्यूजीलैंड की टीम टॉप पर है, वहीं इंग्लैंड की टीम दूसरे स्थान पर है। आयरलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया से बेहतर नेट रन रेट के आधार पर तीसरे स्थान पर है, वहीं डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर पहुंच गई है। T20 विश्व कप में कल हुए एक बड़े उलटफेर में जिम्बाब्वे ने एक बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 1 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 130 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 129 रन बना सकी और सिर्फ 1 रन से मुकाबला हार गई। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने जापान के ताकुरू होकी और यूगो कोबायाशी को मात दी। महाराष्ट्र की भारोत्तोलक आकांक्षा ने 40 किलोग्राम भार वर्ग में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। आकांक्षा ने स्नैच, क्लीन एंड जर्क और टोटल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। भारोत्तोलक आकांक्षा ने स्नैच में 60 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 71 किलोग्राम और कुल 131 किलोग्राम भार उठाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान ऑफ जोहोर कप में अपने आखिरी राउंड रॉबिन लीग मैच में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ रोमांचक 5-5 से ड्रॉ खेला है। यूरोपा लीगा में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने शेरिफ तिरास्पोल के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की है। गुरुवार देर रात खेले गए मुकाबले में मैनचेस्टर ने 3-0 से मुकाबले को अपने नाम किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओर से शेरिफ तिरास्पोल के खिलाफ 1 गोल के साथ वापसी की। पुर्तगाल के फॉरवर्ड ने यूरोप लीग मुकाबले में 81वें मिनट में शेरिफ तिरास्पोल के खेमे में गोल दागा। मैनचेस्टर ने इस जीत के साथ अगले राउंड में अपना स्थान पक्का कर लिया है। उसे मैनचेस्टर यूनाइटेड 3 नवंबर को रियल सोसिएदाद के खिलाफ मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेगी। प्रीमियर लीग में शीर्ष पर काबिज आर्सेनल की टीम को हार का सामना करना पड़ा है। आर्सेनल को पीएसवी ने 2-0 से हराया है। अभिनेता रणवीर सिंह ने माराकेश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया है। मोरक्को में माराकेश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 11 से 19 नवंबर तक होने वाला है। पॉप सिंगर उषा उत्थुप का नया गाना मोन मंचे ना आ रिलीज हो गया है। इस गाने को हाल ही में कलकत्ता के श्रिंकास रेस्तरा एंड बार में लॉन्च किया गया। फिल्म भेड़िया का डांस नंबर ठुमकेश्वरी शुक्रवार को मुंबई में रिलीज हुआ और उस गाने में कृति सेनन बिल्कुल देसी अंदाज में नजर आ रही हैं। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।